हेलो एवरीबॉडी, दिस इज पवन यादव। स्वागत है आपका द स्टडी ठिकाना पे। हम लोग इस वीडियो से नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। द क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 प्राथमिक क्रिया। ये पूरा चैप्टर हम लोग बहुत ही सरल और आसान भाषा में देखेंगे। ये पूरा चैप्टर आप बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे क्योंकि ये हम ही लोग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम जितने मिडिल क्लास लोग हैं, हम लोग जो भी क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, जिससे हमारा इनकम जनरेट होता है, जिससे हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं, ये वीडियो, ये चैप्टर पूरी तरह उसी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप पूरे चैप्टर में बने रहें। शुरू करते हैं हम लोग प्राथमिक क्रिया। ठीक है, प्राथमिक क्रिया पहले प्राथमिक क्रिया या आर्थिक क्रिया से जानने से पहले हम लोग जानते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, मानवीय क्रियाकलाप। क्या होता है मानवीय क्रियाकलाप? मानव जो भी क्रिया करता है, मानव जितने भी क्रिया करता है, हम लोग जो भी क्रिया कर रहे हैं, चाहे आप अभी बैठ के सर खुजा रहे हो, खुजली कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी को पीट रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, ठीक है, गेम खेल रहे हो, वीडियो गेम खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, है ना, टीचिंग कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी आप जितने भी काम करते हैं, मानव जितने भी काम करता है, वो सारा काम क्या कहलाता है? ह्यूमन एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। इस ह्यूमन एक्टिविटी में क्या सबसे पैसा जनरेट होता है? क्या सबसे इनकम आता है कि नहीं आता? ठीक है, जैसे हम लोग सबसे पहले हम लोग जानते हैं, जब हम लोग बचपन में देखते हैं, हम लोग दिन भर क्रिकेट खेलते रहते थे, दिन भर मोबाइल खेलते रहते थे, पबजी, है ना, बहुत फेवरेट गेम पबजी, है ना, ये सारा कुछ हम लोग खेलते रहते थे। ठीक है, रील्स, टिकटॉक चलता था, टिकटॉक रील्स, है ना, इससे क्या होता था? इससे सिर्फ चप्पल पड़ता था हम लोग को, है ना। हमारे जो पेरेंट्स होते थे, हमारे जो माता पिता, चप्पल लेके, बेलन लेके पीछे दौड़ते रहते थे कि दिन भर मोबाइल में घुसा हुआ है। ठीक है, तो वो सारे क्रियाकलाप क्या होता है? वो सारे क्रियाकलाप मानव क्रियाकलाप, ह्यूमन एक्टिविटी या मानव क्रियाकलाप लोग कर सकते हैं। लेकिन उस सभी क्रियाकलाप में जिससे इनकम जनरेट होता, जिससे इनकम जनरेट होता हो, उसे हम लोग आर्थिक क्रिया कहते हैं। वो क्रिया जो पबजी खेल रहा था, जो गेमिंग करता था, सिर्फ गेम करता था, आज बहुत बड़ा गेमर बन गया। जो रील्स बनाता था, ठीक है, यूट्यूब वीडियो बनाता था, वो अब यूट्यूबर बन गया, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन गया, है ना। अब चप्पल नहीं पड़ता, अब क्या पड़ता है? शाबाशी मिलता है। ठीक है, तो वो सारी क्रिया किसके अंतर्गत आ गए? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आ गए। ठीक है, तो मानव के सभी क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे खेती करना, पशुपालन, परिवहन, खनन, टीचिंग करना, डॉक्टरी वाला जो भी काम होता है वो करना, कंप्यूटर पे बैठ के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना, सारा काम जिससे मानव को आय प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। ठीक है, अच्छा, इस आर्थिक क्रिया में तो सारा कुछ आ चुका है, क्योंकि जिससे भी पैसा जनरेट होता है वो सब आर्थिक क्रिया के अंतर्गत है। तो वो सभी आर्थिक क्रिया को हम लोग टोटल 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आगे फर्दर एक और क्रिया है जिसे बांटा गया, हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से डील करेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल 4 भागों में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्रिया, जिसे जो हमारा चैप्टर भी है, मेनली हमको प्राथमिक क्रिया पढ़ना है। ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया, चतुर्थ क्रिया, आगे हम लोग सारे क्रिया देखेंगे। आज हम लोग से प्राथमिक क्रिया देखते हैं। ठीक है, क्या होता है प्राथमिक क्रिया? तो प्राथमिक क्रिया, इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनके उपभोग के लिए, जिनके प्रयोग के लिए, काम करने के लिए हम लोग पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो सभी क्रियाकलाप जिससे हम लोग पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करते हैं, वो सारे क्रियाकलाप क्या कहलाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। जैसे क्या क्या है इसमें? खेती बाड़ी करता है तुम लोग, खेती बाड़ी आ जाएगा। पशुपालन करते हैं हम लोग, पशुपालन आ जाएगा। पेड़ कटाई, खनन, है ना, खुदाई करते हैं हम लोग, सोना चांदी हीरा मोती जो पता नहीं क्या करें, जो भी निकलता है, ठीक है, वो सब तुम्हारे किसके अंतर्गत आता है? प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और वही सब हमको पढ़ना भी है, यही आपका पूरा चैप्टर का कंटेंट भी है। हमको कृषि पढ़ना है, पशुपालन पढ़ना है, खनन पढ़ना है, आखेट पढ़ना है। आखेट क्या होता है? हंटिंग, शिकार, है ना, जानवरों को मार के जो लोग खाता था पहले। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, प्राथमिक क्रिया से जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें लाल कॉलर श्रमिक कहते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछता है। आगे हम लोग लाल कॉलर श्रमिक, रेड कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब सब देखेंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन अभी जान लीजिए कि प्राथमिक क्रिया से जो लोग जुड़े होते हैं उन्हें हम लोग रेड कॉलर श्रमिक कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक होते हैं। अगर आपको पता होगा तो हमको बता सकते हैं कमेंट में कि व्हाइट कॉलर जॉब, ठीक है, किसे कहते हैं, क्या होता है व्हाइट कॉलर जॉब? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। आगे चलते हैं हम लोग। तो समय प्राथमिक क्रिया क्या होता है? वैसी क्रिया जिससे पूरी तरह से प्रकृति या प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा होता है लोग, वो सारा क्रिया आता है प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं ये सारे प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आपका आ रहा है। अच्छा, प्राथमिक क्रिया का सबसे पहला चीज, हम लोग प्राचीन जमाने से चलते हैं। शुरुआत में क्या होता था प्राथमिक क्रिया में? आखेट और भोजन संग्रहण होता था।
है ना। खेती बाड़ी वगैरह नहीं होता था पहले, पहले से लोग शिकार करते थे, या कहीं भी जंगल से जो भी कंदमूल फूल आता था उसको जमा करके रखते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे, वो सारा कुछ था। ठीक है, तो वही हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है आखेट? तो आखेट मानव की सबसे प्राचीन आर्थिक क्रिया है, जिसके अंतर्गत आदिम समाज के जो लोग थे वो भोजन की तलाश में जंगली जानवरों का क्या करते थे? शिकार करते थे। और ये पूरी तरह से किस पर निर्भर रखते थे? प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर रहते थे। यही था तुम्हारा आखेट। अच्छा, ये आखेट भोजन संग्रह, अच्छा इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि शुरुआत में लोग शिकार करना कैसे जाना होगा। ठीक है, तो वो भी जाना होगा जानवरों से। जितने भी बाघ, शेर, जो बड़े बड़े जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे जानवरों का शिकार करके अपना खाना खाते हैं। तो उस समय मानव भी यही सोचा होगा कि अपने जीवन यापन करने के लिए क्या करना है? अपने से जो निर्बल जो जानवर है या जो कमजोर जानवर है उसका क्या करना है? शिकार करना है। इससे वह सीखा होगा। ठीक है, तो शुरुआत में क्या करता था मानव? आखेट। तो ये प्राथमिक क्रिया का पहला काम था, आखेट करना, शिकार करना। मानव क्या करता था? अपने से कमजोर जीवों को क्या करता? शिकार करके खाना खाता था। ठीक है, इस क्रिया, ये जो क्रिया होता था ये सिर्फ निर्वाह के लिए किया जाता था, ये व्यापारिक उद्देश्य से नहीं किया जाता था। इसमें कोई व्यापारिक उद्देश्य वगैरह नहीं होता था। ठीक है, इसमें साधारण औजार, कमान, भाला, ये सब का उपयोग करके ये सारा काम होता था। ठीक है, दुनिया में अभी भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, अच्छा बहुत जगह क्षेत्र, चूंकि पहले तो ये क्या था? जरूरी था, है ना, कि शिकार करना है तभी हम लोग खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे जलवायु हैं, वैसे विषम जलवायु वाले क्षेत्र हैं जहां पे अभी भी आखेट किया जाता है। वो कौन सा एरिया होगा? ठीक है, तो जहां पे खेती बाड़ी नहीं हो सकता, जहाँ पे पशुपालन वगैरह नहीं हो सकता, है ना, जहाँ पे खनन का कार्य वगैरह नहीं हो सकता, जहाँ पे लोग काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वे सब क्षेत्र में क्या कर सकते हैं? लोग अभी भी आखेट करते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि जो उच्च अक्षांश के जो ठंडे क्षेत्र होते हैं, मतलब उच्च अक्षांश मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्लोब में जो सबसे उच्च अक्षांश, जो सबसे ऊपर वाले जो अक्षांश में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि ये सारा जो रीजन होगा ना, ये बर्फ से ढका होगा। किससे ढका होगा? बर्फ से। तो ये सब जगह क्या पशुपालन हो सकता है? क्या खेती बाड़ी हो सकता है? क्या गाड़ी घोड़ा चला के वहां जीवन यापन नहीं कर सकता? वहां पे बस एक ही चारा है। ठीक है, तो कनाडा तरफ जो एरिया रीजन है, यूरेशिया, है ना, एशिया और रूस का जो ये वाला रीजन है यूरेशिया, ग्रीनलैंड, ये आपका जो ग्रीनलैंड है, टुंड्रा प्रदेश, जो भी बर्फीला इलाका होता है उसको टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। ये सारे जगह क्या होता है? अभी भी आखेट किया जाता है। अच्छा, विश्वत क्षेत्रीय रीजन देख लेते हैं, मतलब ये वाला रीजन। ठीक है, ये वाला रीजन देख लेते हैं, क्या क्या हो जाएगा आपका? ये जो आपका है यहाँ पे, ठीक, अमेजन बेसिन वाला क्षेत्र, ये जो आपका है कांगो बेसिन वाला क्षेत्र, ये जो आपका है दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, ये जो दक्षिण पूर्व एशिया है, ये सब जगह अभी भी क्या किया जाता है? आखेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या वर्तमान स्थिति है? क्या अभी भी आखेट वाला जो प्रोसेस है वो चल रहा है? ठीक है, तो आधुनिक समय में क्या है कि वन की कटाई, तेजी से वन कट रहा है, वन जीव संरक्षण, क्योंकि चूंकि शिकार करने से क्या होता है? जानवरों की संख्या बहुत घटते जा रही है। हम लोग जान रहे हैं कि जंगल कट जा रहा है, वन्य जीव जो भी है, जितने भी हैं वो सब खत्म हो रहे हैं, कगार पे। इसलिए सरकारें बहुत सारे जगहों पे क्या कर बैन लगाना शुरू कर दी है। ठीक है, ये बहुत ही हार्श कानून बन चुका है कि अब जानवरों को नहीं मार सकते। आप जानते हैं कि बहुत बड़े एक सुपरस्टार के बारे में जो इसमें फंसे थे। ठीक है, कौन था? कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो वर्तमान में ये खालों का जो अवैध व्यापार, हाँ अच्छा, ये हंटिंग जो था, अगर इसको सरकार अगर इस बैन नहीं लगाती तो लोग क्या करते थे? सिर्फ जीवन यापन करेंगे नहीं, इस जानवर को मार के उसका खाल वगैरह, है ना, व्यापार करते थे, उसका बेचा करते थे। ठीक है, बिजनेस बन गया था ये। ठीक है, तो सरकार को क्या करना पड़ा? एक कानून बनाना पड़ा उसके लिए। ठीक है, तो लेकिन कुछ कुछ जगह जहां पे स्थानीय जनजातियों को, वहां पे जो लोकल जो जनजाति है, ठीक है, सरकार उनके कंडीशंस को देख के, ठीक है, कुछ कुछ जगहों पे, ठीक है, पारंपरिक निर्वाह के लिए, बस जीवन यापन करने के लिए सीमित सरकार की छूट दी है। बाकी हर जगह पे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लगा के और ये सारा अवैध बना दिया गया। ठीक है, हंटिंग वगैरह पूरी तरह से क्या हो गया? बैन हो गया। आते हैं हम लोग अब भोजन संग्रहण पे। ठीक है, फूड गैदरिंग पे। आखेट हो गया, आखेट मतलब शिकार करना। ठीक है, फूड गैदरिंग ये भी पुराने जमाने में बहुत चलता था, आधुनिक जमाने में भी चलता है। ठीक है, कैसे क्या देखते हैं। तो मानव की सबसे जो पुरानी ज्ञात आर्थिक गतिविधि ये भी है। ठीक है, आखेट की तरह। ठीक है, आखेट की तरह यह भी एक प्राथमिक क्रिया ही है, क्योंकि इसमें भी प्रकृति से जुड़ा, प्रकृति का कोई हम लोग जमा करेंगे, फल फूल कंद मूल जो भी पत्ता वगैरह वही जमा करके हम लोग। ठीक है, तो प्रकृति से मिलने वाले जितने भी खाने पीने की चीजें हैं उसको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन किया जाता था। भोजन संग्रहण पहले होता था, ऐसा बहुत सारा कुछ। ठीक है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इसमें पूरी तरह से क्या होता है? इसमें पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहा जाता था। जो लोग भोजन, वस्त्र और मकान वगैरह जो भी हो बनाने के लिए पूरी तरह से किस पे? पौधे और जानवरों पर निर्भर रहते थे।
वैसा जगह पे ये होता है जहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या पाया जाता है, बहुत जनसंख्या कम, वैसे जगह पे होता है क्योंकि छोटी जनजाति आदिवासी के लोग ये सब सारा काम करते हैं। पर्यावरण का इसमें कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि पूरी तरह से ये पर्यावरण के अनुकूल प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रकृति का शोषण नहीं होता, जंगलों को थोड़ी काटता है। जैसे कंदमूल फूल है, पत्ता वगैरह है, जैसे बांस हो गया, बांस को टोकरी बनाने के लिए हम लोग देखते हैं गाँव घर में जो लोग होते हैं टोकरी वोकरी बना के लिए बांस को, है ना, उसका लेके आते हैं, ठीक है। तो वो बस इतना ही उन लोग करता है, ठीक है, ये सब उसका विशेषता है। कहाँ पे होता है भोजन संग्रहण? अभी भी होता है। कहाँ पे होता है? तो जहां जहां पे आखेट होता है, जहां जहां पे हंटिंग हो रहा था, वो सारा जगह पे अभी भी भोजन संग्रहण हो रहा है। जैसे उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया, दक्षिणी चिली, है ना, ये सारा कुछ कनाडा, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश, यहाँ भी अमेजन बेसिन, ठीक है, कांगो रीजन, ये सारा रीजन में अभी भी क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी और दक्षिण पूर्व एशिया में, मतलब वो जितना भी रीजन हम लोग देखे थे ना पीछे आखेट में, वो सब जगह पे भोजन संग्रह हो रहा है, ठीक है। अच्छा, भोजन संग्रहण जो था वो तो पहले क्या होता था, पहले सिर्फ जीवन यापन करेंगे, लेकिन अभी व्यापारिक भी हो गया। कैसे व्यापारिक हो गया? अब यह केवल पेट भरने के लिए नहीं होता है, बल्कि व्यापार के लिए भी किया जाता है। कैसे? तो जो भी बहुत सारे हम जानते हैं कि ऐसी पत्तियां होती हैं जो दवा बनाने के लिए, मेडिसिन बनाने के लिए, जड़ी बूटी का काम करती है, ठीक है, तो उसका उपयोग किया जाता है। कुनेन का पौधा, मलेरिया की दवा इससे बनाया जाता है, ये सारा कुछ, ठीक है। चिकल का पौधा होता है जिससे रस और च्युइंगम वगैरह बनाया जाता है। तो आजकल जो भोजन संग्रहण है वो आधुनिक जमाने में एक व्यापारिक प्रोसेस हो गया है ना। बहुत जगह हम लोग देखे हैं कि बहुत सारे लोग छाल वगैरह लेके आता है, बहुत सारा जड़ी बूटी लेके आता है और वो बेचता है, ठीक है। तो अब वो जीवन यापन के लिए नहीं, अब व्यापार करने के लिए भी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रिया का दूसरा काम, ठीक है। मतलब जैसे जैसे मानव धीरे धीरे विकास करते गया उसी तरह हम लोग पढ़ते भी जा रहे हैं। पहले आखेट करता था, फिर भोजन संग्रहण करना स्टार्ट किया, फिर देखा कि नहीं, आखेट और भोजन संग्रहण से नहीं हो पॉसिबल हो पाएगा, तब उसने अपने जीवन यापन करने के लिए तब उसने क्या करना शुरू कर दिया, पशुपालन करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आखेट पर निर्भर रहने वाले समूहों को जब यह एहसास हुआ कि सिर्फ शिकार करके जीवन यापन नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने क्या किया, पशुपालन के बारे में सोचा, ठीक है। अपना बहुत सारे विभिन्न प्रकार का पशु था, ठीक है, उन लोग पालना शुरू कर दिया, उससे दूध वगैरह, है ना, ये चीज मिल जाता था उसको, और पशुपालन करने से कुछ मार के खा भी जाता था, ठीक है। तो ये सारा कुछ उन लोग करना शुरू कर दिया, ठीक है। बार बार शिकार करने, चूंकि शिकार करने जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना, दो दो तीन तीन दिन भूखे रह गया उन लोग, तो पशुपालन पे चल गए, इससे दो दो तीन दिन हो गया, दूध भी मिल जाता था, और मान लो कुछ नहीं खा पाया तो विषम परिस्थिति में वही उसी जानवर जो पाल के रखा उसको मार के खा गया, ठीक है। तो पशुचारण दो आधार पर किया जाता है, ठीक है। दो टाइप होता है पशुचारण का, पहला चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन, ठीक है। नाम से पता चल रहा है कि क्या क्या है। चलवासी मतलब लोग सिर्फ क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ जानवरों को चरा रहे हैं, चरा चरा के पाल पोषण कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा वाणिज्य पशुधन पालन, मतलब इसलिए पशुपालन किया जा रहा है ताकि व्यापार किया जा सके, ठीक है। हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं इसके बारे में। तो चलवासी पशुचारण क्या है? चलवासी पशुचारण, ठीक है, चलवासी पशुचारण एक प्राचीन जीविका निर्वाह व्यवसाय है, क्योंकि इस पशुपालन में कोई व्यवसाय के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के जीवन यापन करने के लिए ये पशुपालन था, ठीक है, जिसमें पशुओं पर ही पूरी तरह उन लोग निर्भर रहता था, ठीक है। पशुचारण में पूरा समुदाय जो है अपने पशुओं को चारे और जल के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन लोग घूमते। चरवाहा लोग कैसे करते, क्या करता था, एक जगह गया, ठीक है, जहां भी चारा पानी मिला वहां पे रहा, ठीक है, जब तक चारा था तब तक वहां रहा, जैसे चारा खत्म हुआ फिर कहीं और शिफ्ट हो गया, है ना। मान लो अभी पहाड़ी इलाका में है तो कहीं और चल गया, ठीक है, जैसे पानी चारा खत्म हो गया, मान लो पानी उन्हें गिरा, फिर से चारा आया, फिर वापस आ गया, ठीक है। तो मतलब इन लोग घुमंतु किस्म के लोग थे, चरवाहे लोग थे, एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते थे, ठीक है। इसमें कोई विशेष इसमें कोई विशेष परिवेश नहीं होता। परिवेश मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक मकान बना के, बिल्डिंग बना के, फार्म बना के तैयारी करा, नहीं, ठीक है, कहीं भी खुले में, ठीक है, जहां चारा मिल गया वहां पे चल गया, बल्कि पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में ही पाला जाता था, ठीक है। चलवासी पशुचारण में खेती की प्रधानता नहीं होती थी, इसमें खेती बाड़ी से मतलब नहीं था, इसको बस पशुओं को चराना से मतलब था, ठीक है। और ना ही समय पर विशेष खेत बनाए जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि पशुपालन कराना है तो खेत बना दिया, है ना, खेती करा दिया कि इससे चारा मिलेगा, ये सब कुछ नहीं करता था। जहां पे चारा मिलता था वहीं पे जाके खेती होता था, ठीक है। इस प्रकार के पशुपालन में एक भ्रमण में विभिन्न प्रकार के पशु रखे जाते थे, ठीक है। जैसे अगर मान लो कोई व्यवसाय करता है, मान लो जैसे मान लो हमको व्यवसाय करना, व्यापार करना है यही जानवर लोग का, तो हम लोग क्या करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, भेड़ पालन करते हैं, गाय पालन करते हैं, तो एक प्रकार का जानवर पालन करते हैं। लेकिन ये चलवासी पशुचारण में ऐसा नहीं होता था, इसमें सब मिली जुली, गाय भेड़ बकरी सब एक जगह, ठीक है, एक जगह चराता था लोग। कहाँ पे ये सब होता था, ठीक है, देखो होता तो सब जगह, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जगह कहाँ, जहां ज्यादा मात्रा में होता था, तो उत्तरी अफ्रीका के जो अटलांटिक तट है, ठीक है, ठीक है, तो ये अफ्रीका वाला रीजन है, ठीक है। तो इसका जो ऊपरी वाला रीजन है यहाँ पे
अटलांटिक तट यहाँ पे, मंगोलिया चीन के मध्य भाग, मंगोलिया और चीन के जो मध्य भाग था इधर पे, ठीक है। यूरेशिया था यूरोप के टुंड्रा क्षेत्र, ये टुंड्रा वाला रीजन आपका आ जाएगा, यूरेशिया वाला रीजन आ गया, ठीक है। ये आपका मेडागास्कर वाला रीजन आ जाएगा, ठीक है। दक्षिण पश्चिम अफ्रीका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारे रीजन में ये चलवासी पशुचारण बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। अब आते हैं वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन बस जस्ट उसके अपोजिट, क्या कि इसमें क्या था कि वाणिज्य पशुधन पालन में लोग व्यवसाय करने के लिए, व्यापार करने के लिए क्या करते थे, पशु पालन करते थे, ठीक है। तो ये पालन जो है ये चलवासी पशुचारण की अपेक्षा अधिक संगठित होता है। संगठित करने का मतलब है कि उसमें पता नहीं कहाँ जाना है उन लोग को, ठीक है। उन लोग घुमंतु लोग हैं, जहां चारा मिला वहां जाएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, इन लोग संगठित था, मतलब एक जगह से, एक जगह फार्म बना के सारे पशुओं को रखा जाता था उसमें, ठीक है। यह पशुपालन एक निश्चित स्थान पर एक बड़े फार्म बनाकर किया जाता है, जिसमें चारे और पानी के लिए एक ही स्थान तथा पशुओं की देखभाल और रखरखाव की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। मतलब एक जगह होता है, एक फार्म होता है, जहाँ पे पशु, जहाँ पे इन लोग को जाना जरूरत नहीं है कहीं पे चरने उड़ने के लिए, ठीक है। हम लोग जो पशुपालन करेगा, जो मालिक होगा उसका, वो क्या करेगा, चारा लेके आएगा, पानी लेके आएगा, ठीक है, वो देगा उसको, कि उसको जानवरों को जाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक निश्चित फार्म होगा। और इसमें पशुपालन में समय समय पर देखभाल की जरूरत पड़ती थी। और इसमें उसमें चलवासी पशुचारण में कोई देखभाल होगा, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं, ठीक है। खाने का रोज ही नहीं तो डॉक्टर लेके आएगा क्या, नहीं। तो उसमें कुछ नहीं था, ठीक है। मतलब अगर गया, लड़बड़ाया, है ना, जानते हैं लड़बड़ाया तो काट के खा जाओ, ठीक है, मरने से पहले। तो वो वाला सिस्टम था उसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था कि इसमें समय समय पर चेकअप वगैरह होता था, क्योंकि एक अगर गाय गया, ठीक है, तो समझ लो कितना नुकसान होता था। इसलिए समय समय पर चेकअप की जरूरत पड़ती थी इसमें, ठीक है। वाणिज्य पशुधन पालन में एक प्रकार के पशु पाले जाते थे, है ना। चलवासी पशुपालन में अनेक विभिन्न प्रकार के, और इसमें क्या था कि इसमें एक ही प्रकार के विषय, अगर भेड़ पालन करें तो सिर्फ भेड़ ही भेड़ मिलेगा, बकरी पालन तो बकरी ही बकरी, मुर्गी पालन तो मुर्गी ही मुर्गी, मछली पालन तो सिर्फ मछली ही मछली, ठीक है। और चारे की क्षमता के अनुसार ही जनसंख्या को रखा जाता था, ठीक है। जितना चारा होता था उसी के अनुसार जनसंख्या को रखा जाता है। कहाँ पे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए, यूरोप, इस सब जगहों पे बहुत ज्यादा ये वाणिज्य पशुधन पालन होता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, मतलब अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है कि चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में अंतर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें कोई विशेष फार्म नहीं होता है, ठीक है। उसमें एक जगह से दूसरी जगह बस घूमते रहता है, जहां पे चारा मिला वहीं पे उन लोग बसेरा बना देगा, ठीक है। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में क्या था, एक बड़ा फार्म बनाया जा रहा था। चलवासी पशुचारण में क्या था कि कोई डॉक्टर वॉक्टर का देखभाल वगैरह नहीं। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में क्या था कि समय समय पर चेकअप की जरूरत पड़ती थी। उनको चारे करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ता है, लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन में भटकने की जरूरत नहीं है, खुद हम लोग चारे और पानी की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ अंतर आप देख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं, इस चैप्टर का मेन कोर जिसको बोल सकते हैं, कृषि, ठीक है। कृषि के प्रकार, ठीक है, सबसे मेन टॉपिक यही है इस पूरे चैप्टर में। कृषि, बहुत सारे कृषि होते हैं, कृषि के क्या क्या प्रकार है वो सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। कृषि सबको जानते हैं, है ना, हम सभी कृषि से वाकिफ है, ठीक है। इसलिए बोले थे हम शुरुआत में कि इस चैप्टर से हम लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग खुद कृषि करते हैं, हम लोग खुद खेती बाड़ी से जुड़े हुए लोग हैं। तो कृषि के प्रकार कितने टाइप के कृषि हैं, तो बहुत सारे टाइप के हम लोग एक एक करके पढ़ते जाते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं निर्वाह कृषि, ठीक है। निर्वाह कृषि, नाम से पता चला, निर्वाह मतलब खुद के जीवन यापन करने के लिए, ठीक है। ज्यादा व्यापार व्यवसाय अमीरी उमीरी के लिए नहीं करना है हमको, इसलिए करना है हमको सिर्फ जीवन यापन करने के लिए करना है, ठीक है, निर्वाह करने के लिए, ठीक। तो निर्वाह कृषि क्या होता है, तो निर्वाह कृषि में खेती जो होता है वो छोटे भूमि पर किया जाता है। इसमें पुराने औजार और पुराने तौर तरीकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर खेती करते हैं। किसान ज्यादातर मानसून और प्राकृतिक उद्देश्यों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जो खेती करते हैं, हम लोग गाँव घर में जो हम लोग खेती करते हैं वो किस टाइप की खेती करते हैं, हम लोग पास क्या बहुत बड़े बड़े एकड़ में जमीन है क्या, नहीं, कहीं कहीं टुकड़ा टुकड़ा में जमीन है तो वहां जाकर खेती करते हैं। हम लोग क्या लेबर लगाते हैं क्या, नहीं, खुद लगते हैं, ठीक है। खुद हम लोग लेबर ही बन जाते हैं उस समय, ठीक है। सिंचाई करने के लिए सिंचाई की व्यवस्था साधन नहीं होता, भगवान पानी गिराया तो बारिश होगा, नहीं गिराया तो जहां तक पॉसिबल हो पाता है बचा पाते हैं सिंचाई करने के लिए, अदरवाइज नहीं, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये होता है आपका निर्वाह कृषि। अच्छा, इस निर्वाह कृषि को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। क्या भागों में, पहला आदिमकालीन निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। आदिमकालीन मतलब पुराने तरीके, पुराने जो लोग थे जो इस तरह से वो लोग खेती करते थे उस तरीके से। और जब जनसंख्या बहुत ज्यादा कहीं हो गया तो उन लोग किस टाइप की खेती करता है, दोनों निर्वाह करने के लिए, अपने जीवन यापन चलाने के लिए, लेकिन दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है, एक आदिमकालीन निर्वाह कृषि और एक गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आदिमकालीन निर्वाह कृषि। क्या होता है आदिमकालीन निर्वाह कृषि, ठीक है। तो आदिमकालीन निर्वाह कृषि को हम लोग स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, ठीक है। ये बता रखिएगा कि आदिम स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। जिस तरह चरवाहा लोग क्या, जहां चारा मिला वहां चल गया, फिर वापस चारा आया तो वापस आ गया, तो उसी टाइप का ये भी कृषि था, ठीक है। कि इस प्रकार के कृषि में जंगलों को काट दिया जाता था, पौधों को जला दिया जाता था और जली हुई राख की परत उर्वरक का काम करते थे, जिससे वहां खेती किया जाता था। पहले मतलब जंगलों को साफ करते थे,
जंगलों को साफ कर लिया, काट दिया, जो भी पत्ता झाड़ बचा उसको जला दिया, जल से राख बना, राख से क्या हुआ, मिट्टी में मिल गया, उससे उपजाऊ क्षमता बढ़ा और लोग वहां पे खेती करना शुरू कर दिया। इस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि, ठीक है, कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। काटो और जलाओ, है ना, काटो और जलाओ, कर्तन दहन कृषि भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए याद रखिएगा। तो स्थानांतरित कृषि या आदिमकालीन निर्वाह कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि भी कहा जाता है। इस तरह की उपज की क्षमता शुरुआत के 2-3 वर्षों तक ज्यादा रहती है। जिस समय जलाया काटा तो उपजाऊ क्षमता बना रहा, तो 2-3 साल तक रगड़ के खेती किया, और बाद में जब मिट्टी उर्वरता कम हो गया तब किसान खेत को त्याग कर दूसरे स्थान पर चले गए, मतलब जहां पे उर्वरक क्षमता खत्म हो गया, ठीक है, तो फिर दूसरी जगह यही काम कर रहे हैं, वहां भी काटें जलाएं, ठीक है, और उर्वरक क्षमता जैसे अब वहां आया, राख मिला, तो फिर वहां खेती की, यहाँ छोड़ दिए। तो अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार कृषि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, ठीक है। तो पहले समझिए आदिमकाल निर्वाह कृषि क्या था। पुराने जमाने के जो लोग थे, पुराने तौर तरीके से खेती होता था, कैसे खेती होता था, तो लोग पहले जंगलों को साफ करते थे, वहां के जो भी झाड़ पत्ता मिला उसको जलाए, वहां पे राख बना, राख मिट्टी मिला, उपजाऊ क्षमता वापस आया, ठीक है। हम लोग भी करते थे पहले ऐसा, हम लोग जो भी घर का जो पानी उनी होता था, ठीक है, वो सब क्या करता था, खेतों में डाल देते थे, जिससे वहां की उपजाऊ क्षमता वापस आता था, ठीक है, और हम लोग खेती करते थे। तो उसी को बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। अच्छा, अलग अलग जगहों पे इस कृषि को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, वो भी देख लेते हैं हम लोग। क्या, तो उत्तर पूर्वी राज्य, भारत का जो उत्तर पूर्वी राज्य है, वहां पे इस कृषि को झूमिंग कृषि, मतलब झूम झूम की खेती करते हैं उसको। मैक्सिको या मध्य अमेरिका की बात करेंगे तो वहां पे मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में इसको रोका कहा जाता है। वेनेजुएला या वियतनाम में इसको रे, ठीक है, रे, जो हम लोग अपने दोस्त को बोलते हैं रे, हाँ, उसको बोलता है। इंडोनेशिया मलेशिया इसको लदांग कहता है। केरल के पश्चिमी घाट में कुमारी कहा जाता है, ठीक है, और मध्य अमेरिका अफ्रीका में से मसोली कहा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि स्थानांतरित कृषि को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता था। पहला आदिमकाल निर्वाह कृषि था, दूसरा गहन निर्वाह कृषि, ठीक है। क्या था गहन निर्वाह कृषि, तो ये जो खेती था, गहन निर्वाह कृषि, ये खेती ज्यादा कहाँ पे होता है, तो गहन, गहन मतलब पता चल रहा है जहां पे बहुत ज्यादा लोग रह रहे हो, ठीक है। तो ये खेती ज्यादा घनी आबादी वाले क्षेत्रों में होता है। इसमें किसान जमीन का पूरा पूरा इस्तेमाल करता है, एक साल में एक बार या अधिक बार फसल की कृषि करता है। ये समझ लीजिए हम लोग से रिलेटेड है। वो आदिमकाल निर्वाह कृषि वो पुराने जमाने लोग जिसके पास जमीन नहीं होता है, वो जमीन जंगलों को साफ करता है। और ये गहन निर्वाह कृषि हम लोग के लिए, हम लोग के लिए क्या है कि वैसे क्षेत्र वैसे जगह जहां पे बहुत ज्यादा आबादी है, भारत में बहुत ज्यादा आबादी है, जिस हिसाब से आबादी है क्या उस हिसाब से जमीन है, नहीं जमीन है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, चाचा भतीजा में क्या होने लगा, मतलब अपने बाप के जो भी भाई हैं बहुत सारे, उसमें बंटवारा हो गया, फिर उसका 2-4 को बेटा हुआ, उसमें बंटवारा हो गया, लेकिन क्या जमीन घटते जा रहा है, ठीक है, जमीन घटता ही जा रहा है हम लोग के लिए। तो देखा जाए 3 भाई हुआ 3 टुकड़ा हो गया, फिर 3 का 3 को हो गया, तो फिर और 3 का 3 को टुकड़ा हो गया, तो जमीन घटता जा रहा है, लेकिन जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग गहन निर्वाह कृषि कर रहे हैं, मतलब इसमें हम लोग जमीन का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब एक साल भी उसको खाली छोड़ नहीं रहे हैं। आज गेहूं लगा दिए और धान लगा देंगे, फिर आलू लगा देंगे, फिर जो सब कुछ लगाएंगे, ठीक है। मतलब एक या बार बार फसल कृषि करेंगे। जैसे खेती का मतलब क्या होता है कि एक बार एक साल खेती करो, ठीक है, 6 महीना 2-4 महीना खेती करो, फिर उसको 2-4 महीना छोड़ दो, फिर खेती करो। लेकिन हम लोग पास उतना समय ही नहीं है, ठीक है, हम लोग पास उतना समय ही नहीं कि हम लोग छोड़ सकें, ना ही हम लोग पास जमीन है कि कहीं और खेती कर सकें। तो इस प्रकार की खेती में क्या होता है, संपूर्ण परिवार लगा होता है। हम लोग जब खेती करते हैं तो क्या पूरा घर के सभी जन पहुंच जाते हैं हम लोग खेती करने के लिए। इसमें मशीन नहीं करते क्योंकि इतना छोट खेत होता है कि मशीन कहाँ घुमाएंगे उसमें, ठीक है, खुद एक कोड़ी चपरा लेकर घूम जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, मशीनों के पीछे मानव श्रम का महत्व ज्यादा होता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है। प्रति इकाई उत्पादन अधिक कहने का मतलब ये है कि जितना अभी आधुनिक जमाने में हाइब्रिड बीड आ गया, ठीक है, रासायनिक उर्वरक वगैरह यूज होता है। पहले एक एक बोरा धान रोपता था तो 2 बोरा चावल आता था, एक बोरा धान में 2 बोरा, मतलब एक का डबल ट्रिपल इतने ज्यादा, इससे ज्यादा। अभी 1 किलो चावल रोपते हैं और 1 क्विंटल चावल लेते हैं, हाँ 1 क्विंटल धान लेते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, लेकिन प्रति कृषक बात करो, उस छोटे जमीन में उत्पादन तो बहुत हुआ, लेकिन 5 लोग लगा था जाके, तो 5 लोग में डिवाइड करो तो उत्पादन क्या हुआ, कम हुआ, ठीक है। गहन निर्वाह कृषि, अच्छा इस गहन निर्वाह कृषि को भी 2 प्रकार में बांट सकते हैं हम लोग जो खेती बाड़ी करते हैं। क्या कि एक होता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, जहां पे जिसमें सबसे प्रमुख फसल क्या होती है, चावल, मतलब ज्यादा चावल लगाया जाता है। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब जो एरिया है, इसमें आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा यहाँ पे चावल खाया जाता है, चावल उत्पादन भी किया जाता है।
ठीक है। और एक होता है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसमें प्रमुख फसल क्या है? गेहूं, जौ, बाजरा। जितना भी आप चल जाइएगा दिल्ली तरफ या फिर हरियाणा तरफ, राजस्थान तरफ, तो वहां पे गेहूं ज्यादा उपजाया जाता है, तो वो उनको बोलेंगे हम लोग चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। कर रहा है सब उसी तरह खेती, लेकिन कहीं पे चावल प्रधान होता है, चावल प्रधान मतलब जहां पे ज्यादा चावल उपजाया जाता है, और कहीं पे चावल रहित होता है जहां पे गेहूं ज्यादा उपजाया होता है। ठीक है। तो ये था आपका निर्वाह कृषि का। निर्वाह कृषि किससे बोलते हैं? तो लोग अपने जीवन यापन करने के लिए जो पुराने तरीकों से, पुराने तौर तरीकों से, पुराने औजारों से खेती करते हैं, जिसमें परिवार के सभी सदस्य मिलकर काम करते हैं। ठीक है। इसको मकसद व्यापार करने का नहीं होता या अमीर बनने का मतलब, खुद का जीवन यापन करने के लिए। उसको दो भागों में बांटा है, पहला आदिमकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा गहन निर्वाह कृषि। आदिमकालीन निर्वाह कृषि जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि या तो झूम खेती भी बोल दो उसको, क्या होता है कर्तन दहन कृषि भी बोल दो उसको, जंगलों को काट के जला के फिर खेती करता है, उर्वरक क्षमता खत्म, फिर दूसरे का चल गया इस तरह करने के लिए। ठीक है। और दूसरा गहन निर्वाह कृषि, जहां पे ज्यादा आबादी है, भूमि का आकार छोटा है, आबादी ज्यादा है, तो वहां पे गहन निर्वाह कृषि होता है। अब हम लोग नेक्स्ट कृषि में आते हैं, जो है आपका रोपण कृषि। ठीक है। क्या है रोपण कृषि? तो रोपण कृषि में जिसको रोपते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है। नाम से पता चला रोपण कृषि, तो हर डेफिनेशन को आपको नाम से नहीं जानना है। ठीक है। जैसे हम लोग देख रहे थे निर्वाह कृषि, नाम से पता चल रहा है जीवन यापन करने के लिए, तो रोपण कृषि रोपने के लिए, रोपने वाला कृषि नहीं। वैसी कृषि जिन्हें बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है, जिसमें एक ही प्रकार के फसल के उत्पादन पर जोर दिया जाता है, मतलब कि वो बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में लगा दिए। ठीक है। और एक ही प्रकार का फसल यहाँ से लेकर वहां तक, जिससे हम लोग चाय की खेती करते हैं, तो हम लोग नहीं करते, मतलब जो असम वगैरह एरिया में जो होता है, दार्जिलिंग वगैरह जो एरिया में होता है, तो जहां तक आपका नजर जाएगा वहां तक सिर्फ क्या नजर आएगा? चाय ही चाय। तो वो सब है आपका रोपण कृषि, मतलब जो बहुत बड़े चौड़े क्षेत्र में किया जाता है और जहां पे एक ही प्रकार का फसल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें बहुत अधिक पूंजी और आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़े क्षेत्र में किया जा रहा है तो मशीन तो लगाना पड़ेगा, आदमी हाथ से तो करेगा नहीं। और इसमें इसमें एक चीज और जान लीजिए, इसमें क्या होता है कि रोपण कृषि में एक बार लगाने पर उस कृषि को एक बार लगाने पर कई बार उत्पादन उसे ले सकें, कई बार उत्पादन ले सकें, ये उसका विशेषता है। ठीक है। जैसे चाय एक बार लगा दिए तो उसका पत्ती बहुत बार ले सकते हैं, कॉफी लगा दें उसका पत्ती बहुत सारा एक बार ले सकते हैं, कपास लगा दें उसका पत्ती एक बार बहुत सारा ले सकते हैं, गन्ना ये वगैरह जो भी आता है इसमें, चाय, कॉफी, गन्ना, कपास, रबड़, केला। ठीक है। तो ये सारे आते हैं आपके किसमें? रोपण कृषि में। एग्जाम्पल बहुत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। कि रोपण कृषि के कौन इसमें रोपण कृषि का एग्जाम्पल नहीं है या है? ठीक है। तो चाय रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, क्योंकि बहुत बड़े चौड़े क्षेत्र में किया जाता है। कॉफी, गन्ना, कपास, रबड़ और ये केला, ये जितने 1 2 3 4 5 6 जो एग्जाम्पल दिए, 6 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कभी कभी आप गन्ना में कंफ्यूज हो जाइएगा, कभी कभी केला में कंफ्यूज हो जाइएगा, तो ये सारा किसका? रोपण कृषि का उदाहरण है। कहाँ पे होता है? तो भारत, श्रीलंका में भी होता है। ठीक है। चाय की खेती होता है, मलेशिया में होता है, रबड़ की खेती होता है, ब्राजील में होता है, कॉफी होता है, चीन में होता है, कपास की खेती होता है। तो उस जगह पे रोपण कृषि बहुत ज्यादा उपजाया जाता है। एक चीज और, ब्राजील में जो कॉफी के बागान है उन्हें क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इतना बार रिपीट किया कि आप सोच भी नहीं सकते, इंपॉर्टेंट है। तो ब्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहते हैं? फजेंडा कहते हैं। कॉफी का जो कृषि है वो क्या है? रोपण कृषि का उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्रक कृषि। क्या होता है ट्रक कृषि? हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? कृषि का प्रकार, शुरू में हेडिंग था। ठीक है। उसमें बहुत सारा आदिमकाल निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, ठीक है, रोपण कृषि, उसके बाद एक और क्या है? ट्रक कृषि। ट्रक कृषि क्या होता है? जिसमें ट्रक उगाते हैं हम लोग? नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है। ट्रक कृषि क्या है? तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि फल सब्जी का जो उत्पादन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की भी है और बहुत ज़्यादा, समझ लीजिए एक तरफ से कोमल वाला चीज़ें हैं। ठीक है। अगर ये थोड़ा सा 1 या 2 दिन लेट हुआ तो सब्जियां क्या होती है? मुरझा जाती है। ठीक है। फिर कस्टमर लेता नहीं है उसको। तो ट्रक कृषि इसका नाम इसीलिए पड़ा है क्योंकि जब फल या सब्जी उगा रहे हैं तो सुबह सुबह बहुत ही मॉर्निंग में ही हमको क्या पहुंचा देना पड़ता है? मंडी में पहुंचा देना पड़ता है। तो उगाना तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उसको टाइम पे मंडी पे पहुंचा दो, तब तुम्हारा वो कृषि वाला फल मिलेगा। ठीक है। मेहनत का फल मिलेगा। नहीं तो तुम सोचोगे उगा दिए 1 2 दिन बाद देंगे, तो कृषि जान रहे हो कि वो सब्जियां क्या हो जाती है? मुरझा जाती है। ठीक है। 1 2 दिन बासी हो जाती है तो वो उसका कलर वगैरह अलग दिखने शुरू हो जाता है, हरी सब्जियां नहीं, ताजी नहीं दिखती है, तो कस्टमर नहीं लेता है, या मंडी में जो व्यापार लोग होते हैं वो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे उगाने से ज्यादा उसको टाइम पे पहुंचाना, तो इसमें ज्यादा रोल किसका है? ट्रक का है, इसलिए इसका नाम पड़ता है ट्रक कृषि। शहरों के आसपास बाजार में बेचने के लिए जो सब्जियां, फल आदि की जो व्यवसायिक खेती होती है उसी को बोलते हैं ट्रक कृषि।
ठीक है। ट्रक कृषि में ट्रक उगाते नहीं है बल्कि फल या सब्जी उगाते हैं, ठीक है। और क्योंकि ट्रक फार्म और बाजार के मध्य की दूरी को घंटों में तय करना होता है, उसको बहुत जल्दी तय करना होता है उसको, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, ट्रक कृषि, ठीक है। कंफ्यूजन करने के लिए बहुत बार दे सकता है ये। नेक्स्ट है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि क्या है, तो विस्तृत मतलब बहुत लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला है, और इसमें जो अनाज की खेती होता है, गेहूं, जौ, बाजरा, ठीक है, चावल, ये सारा खेती इस कृषि इसमें आता है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत। ये कृषि बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है। ये कृषि का उद्देश्य सिर्फ व्यवसाय का होता है, क्योंकि अगर बहुत बड़े चौड़े क्षेत्र में कमा लगा रहे हैं तो किस लिए, व्यापार करने के लिए। इसमें बहुत अधिक पूंजी की लगता है, मानव श्रम से ज्यादा आधुनिक मशीनों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इसमें अनाज से रिलेटेड ही ज्यादा खेती करते हैं हम लोग, गेहूं, चावल, बाजरा, जौ, ठीक है, ये सारा कुछ। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डेयरी कृषि के अंदर। क्या होता है डेयरी कृषि, ठीक है। तो डेयरी कृषि, डेयरी मतलब क्या, दूध, है ना। तो यह एक व्यवसायिक कृषि है जिसमें दूध एवं दूध के उत्पादन का, दूध से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का उत्पादन किया जाता है। इसमें बहुत अधिक पूंजी लगता है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग गाय रख रहे हैं, आजकल तो गाय तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का गाय आ रहा है सिर्फ एक। आम लोगों के लिए उतना ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि दूध को, मतलब गाय को पालना। तो इसमें क्या होता है कि ये एक व्यवसायिक कृषि है, इसमें दूध और दूध से रिलेटेड उत्पादन किया जाता है। इसमें बहुत अधिक पूंजी चाहिए, क्योंकि एक गाय ही 1 लाख का आ रहा है, तो कम से कम अगर दूध से रिलेटेड अगर बिजनेस करना तो 10 को गाय रखेगा ना कम से कम, तो बहुत अधिक पूंजी चाहिए। इसमें अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमको टाइम टू टाइम देखना पड़ता है, गाय बीमार तो नहीं हुआ, उसको चारा टाइम पे मिला कि नहीं मिला कि नहीं मिला, ये सारा कुछ। पशुओं के स्वास्थ्य पे और चिकित्सा पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर एक गाय गया या एक जानवर कोई भी गया, ठीक है, तो समझ लो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है आपको। इसमें उच्च या उन्नत नस्ल के पशु और आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये सब पशुपालन में प्रमुख क्षेत्र कहाँ है, भारत, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए आदि, जितने भी ये सब यहाँ पे दूध के मामले में, दूध उत्पादन के मामले में इन लोग नंबर टॉप 5, टॉप 3 कंट्री के अंदर। तो भारत जानते हैं नंबर 1 उत्पादन भारत दूध उत्पादन में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डेयरी कृषि किया जाता है। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है, भूमध्य सागरीय कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि से आपको याद आ रहा होगा भूमध्य सागर। कहाँ है भूमध्य सागर, आप मैप में अगर आपको दिख रहा होगा तो आप ये जान रहे हैं ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका, है ना। ये है दक्षिणी अमेरिका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ठीक है। ये है आपका अटलांटिक, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका यूरोप। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच ये जो रीजन है, ठीक है, यहाँ पे है आपका भूमध्य सागर। और इस भूमध्य सागर के आसपास जो भी कंट्री है, भूमध्य सागर आसपास जो भी कंट्री है, वो आपका वहां पे एक भूमध्य सागरीय जलवायु बनता है। वो जलवायु सिर्फ खट्टे फल के लिए ज्यादा, मतलब सिर्फ नहीं, खट्टे फल के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सब में खट्टे फल ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में एक विशेष प्रकार की जलवायु पाया जाता है, जो खट्टे फल के लिए ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा क्या होता है, अंगूर, अंजीर, संतरा, है ना। भूमध्य सागरीय कृषि के अंतर्गत कौन सा फल आता है या कौन सा सब्जी आता है वो आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। तो याद रखिए अंगूर, अंजीर, संतरा, ये सब की खेती यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। इस जगह का दक्षिणी यूरोप से, मतलब यूरोप का सबसे दक्षिणी पार्ट से लेके और अफ्रीका का सबसे ऊपरी पार्ट, उत्तरी पार्ट, यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें इजिप्ट जो भी है, टर्की जो भी है ना, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सब देश इसके अंतर्गत आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका सहकारी कृषि। क्या होता है सहकारी कृषि, ठीक है, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी और सब्जेक्टिव के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है सहकारी कृषि। क्या है सहकारी कृषि, जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से एक संस्था बनाकर कृषि करते हैं, उसे सहकारी कृषि करते हैं। आप यहाँ समझिए, मान लीजिए आपके पास जमीन है, बहुत सारा, मेरे पास जमीन है, इसके पास जमीन है, इसके मतलब 10-15 लोगों के पास अपना अपना एक एकड़ जमीन है, ठीक है। तो हम अपना अलग खेती करेंगे, वो अपना अलग खेती करेगा, वो अपना अलग खेती करेगा, वो अपना अलग खेती करेगा, सब अपना अपना खेती कर रहा है। तो हम अपने हिसाब से ट्रैक्टर मांगेंगे, वो अपने हिसाब से ट्रैक्टर मांगेगा खेत जोतने के लिए, हम अपने हिसाब से बीज मांगेंगे, वो अपने हिसाब से बीज मांगेगा, सिंचाई करने के लिए हम अपने हिसाब से लगाएंगे। ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अगर सब मिल के अगर एक साथ खेती करेगा तो सस्ता पड़ेगा, है ना। अगर सब मान लीजिए, अगर हम बाजार में बेचने गए, मेरे पास 10 किलो चावल है, उसके पास 10 किलो चावल है, उसके पास 10 किलो चावल है, हम अपना रेट्स लगाएंगे, वो अपना रेट्स लगाएगा, वो अपना रेट्स लगाएगा, कंपटीशन चक्कर में हम सोच सकते हैं सस्ता कर दें। लेकिन सब मिल के बोलेगा कि नहीं हम 50 रुपए किलो ही बेचेंगे, तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सब मिल गया, ठीक है। तो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से और सस्ता पड़े इसके लिए लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी जमीनों को एक संस्था बना के एक जगह खेती करते हैं। इसमें क्या है कि मेरा जमीन पे मेरा हक है, ठीक है, लेकिन खेती मिल बांट के करेंगे और जो प्रॉफिट होगा
उसको शेयर के हिसाब से कि मेरा 1 एकड़ की जमीन था तो उस हिसाब से हमको प्रॉफिट मिलेगा, तुम्हारा आधे एकड़ था तो उस हिसाब से तुमको प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो मतलब अधिक कमाने के उद्देश्य से लोग क्या करते हैं, संस्था बना के खेती करते हैं, ठीक है। तो वो था आपका सहकारी कृषि। स्वेच्छा से संस्था बनाकर कृषि करते हैं, उसे सहकारी कृषि कहते हैं। इसमें व्यक्तिगत भूमि का स्वामित्व बना रहता है, ऐसा नहीं कि सब मिल गया तो सबको बराबर इक्वल, नहीं, जिसका जैसा जमीन है वो उसका अपना हक है और उसको इस हिसाब से पैसा मिलेगा। बस पैसा कम लगे और मुनाफा ज्यादा हो, इसके लिए एक जगह मिलकर करते हैं, ठीक है। इस संस्था में किसानों के कृषि संबंधित सभी कार्यों में सहायता प्रदान करती है और उत्पादन को उचित मूल्य पर बेचने की मदद करती है। मतलब जो भी प्रोडक्ट आया, मतलब चावल उगाया सब मिलके, ठीक है, तो एक संस्था बना लिया कि हम चावल सब उगा के एक जगह रखा है और वो सब एक ही जगह जाके बेच देगा, जो भी पैसा मिलेगा सबको अपना उसके जमीन के हिसाब से पैसा दे दिया जाएगा। ट्रैक्टर, खाद, बीज, सिंचाई के साधन, इसमें सारा सबको साझा करके लगा रहा है, एक साथ मिलकर लगा रहा है, जिससे प्रति व्यक्ति खर्च क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यह कृषि सबसे ज्यादा कहाँ, तो डेनमार्क में, नीदरलैंड में, बेल्जियम में, स्वीडन में, इटली में, ये समय सफल रहा। सबसे ज्यादा सफल बोल सकते हैं या शुरुआत जो बोल सकते हैं ये सहकारी कृषि, वो रहा आपका डेनमार्क, ठीक है। शुरुआत भी यहीं पे हुआ था और सबसे ज्यादा सफल भी यहीं पे हुआ सहकारी कृषि। इसी से मिलता जुलता है एक सामूहिक कृषि। क्या होता है सामूहिक कृषि, ठीक है, तो ये उससे थोड़ा सा अलग है। इसमें किसी का पर्सनल जमीन नहीं होता है, ठीक है, किसी का हो सकता है वो सरकार का जमीन हो या किसी ग्राम का जमीन हो, खाली पड़ा हो, तो जिसके पास मान लो जमीन नहीं है तो सब मिलके क्या करता है, अपना अपना जाके वहां पे खेती करता है, ठीक है। मतलब वो जाके खेती कर रहा है, जिससे हम लोग समझते हैं कि परिभाषा क्या है। इस प्रकार के कृषि में उत्पादन के सभी साधनों जो भी होता है पर किसी एक किसान का अधिकार ना नहीं होता है, पूरे समाज का अधिकार होता है उस पूरे जमीन पे, किसी का अपना पर्सनल जमीन नहीं है वहां पे। जिस तरह सहकारी कृषि में क्या था, अपना जमीन था, बस मिल के खेती कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि जमीन भी सबका मिल गया, नहीं, अपना जमीन पे अपना हक है। लेकिन सामूहिक कृषि में किसी का पर्सनल जमीन नहीं है, वो जमीन किसी सरकार का है, किसी राज्य का है, किसी गांव वासियों का है, गरमुजुरा जमीन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जमीन है। सभी किसान मिलकर एक बड़े फार्म पर सामूहिक रूप से काम करते हैं, सब मिलकर इसमें खेती करता है और कृषि से होने वाले कुल लाभ को सभी सदस्यों के बीच उनके द्वारा किए गए कार्य के घंटों और कुशलता के आधार पर बांट दिया जाता है। मतलब जो जिस हिसाब से उन लोग काम करेगा, जिस हिसाब से उन लोग अपना समय दिया है, पूंजी लगाया है, ठीक है, उस हिसाब से उसको फल वगैरह मिलेगा। मतलब इसमें किसी का अपना जमीन नहीं है, बस मिल बांट के खेती कर रहा है और जिस हिसाब से जो जैसा काम कर रहा है उसको वैसा पैसा मिल रहा है। इसकी शुरुआत कहाँ हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था सोवियत संघ में हुआ था। लेकिन जब सोवियत संघ बट गया, अलग अलग हो गया, रूस अलग हो गया, वो अलग हो गया, ठीक है, तो ये खत्म हो गया सामूहिक कृषि। एक चीज और कि सोवियत संघ में उस समय जब ये सामूहिक कृषि होता था तो उसको वहां पे कोल खोज के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन पूछता है कि कोल खोज क्या था, तो रूस में या सोवियत संघ में जो सामूहिक खेती होता था, जो लोग सब मिलके खेती करते थे, उसको कोल खोज बोलते थे वहां पे। किसानों को अपनी दैनिक आवश्यकताओं जैसे सब्जियां या छोटे पशु पालने के लिए एक छोटा सा निजी भूमि का टुकड़ा रखने की अनुमति होती थी। मतलब इसमें एक छूट था कि आपको अगर पर्सनल चीज लगाना है, मान लो साग लगाना है कि धनिया बो देना है अपना खुद के खेती करने के लिए, ठीक है, जैसे सरकार बोल दी कि इस पे मान लो कि गेहूं का खेती होगा, सब मिलकर जाओ गेहूं का खेती करो, ठीक है, सरकार गेहूं ले लेगी, उसको बेच के तुमको दे देगी। लेकिन अगर तुमको निजी कामों के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास जमीन है नहीं, अपने निजी काम के लिए, निजी कुछ उगाने के लिए भी चाहिए, तो थोड़ा बहुत छोटा भूमि उसमें मिल जाता था सामूहिक खेती में। सरकार तय करती थी कि फार्म पर कौन सी फसल उगाई जाएगी और उसका कितना उत्पादन होगा और उसे किस दाम पर बेचा जाएगा, ठीक है, तो वो सब कुछ सरकार डिसाइड करती थी, या कोई राज्य डिसाइड करता था, या कोई ग्राम का जो भी सभापति होगा वो डिसाइड करता था। इसमें किसी की जमीन किसी का पर्सनल नहीं होता था, वो सरकारी जमीन होता था, उस पर लोग खेती करते थे मिलके, और उससे जो भी उत्पादन होता था उसको क्या किया जाता था, उसको जिस हिसाब से लोग काम किया उस हिसाब से उसको मिल जाता था, ठीक है। तो अंतर ये जान लीजिए कि सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि में क्या अंतर है। सहकारी कृषि, ये जो सहकारी कृषि है और सामूहिक कृषि है, ये दोनों में अंतर बहुत और पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। सहकारी कृषि में क्या था कि किसान के पास अपना अपना जमीन होता था, किसान के पास अपना अपना जमीन होता था और लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए मिल के खेती कर रहा है। लेकिन सामूहिक कृषि में किसी का अपना जमीन वहां नहीं है, वो जमीन सरकार का है, वो सरकार बोली कि यहाँ पे गेहूं लगाने के लिए सब मिलके आया, गेहूं लगाया, जो भी मुनाफा हुआ जिस हिसाब से वो काम किया उसको वेतन मिला। अगर तुमको लग रहा है कि नहीं मुझे निजी के लिए कुछ खाने के लिए भी अपना अलग से करना है, तो उसके लिए भी थोड़ा बहुत मिल जाता था, एक आधो कट्ठा मिल जाता है कि जो बना अपना खेती बाड़ी करो, ठीक है। लेकिन मेन सरकार तय करती थी कि क्या उगाना है,
कितना उगाना है, कैसे उगाना है, किसको बेचना है, क्या दाम तय करना, वो सब कुछ सरकार डिपेंड करती थी। और जो भी मुनाफा होता था, जो भी उत्पादन होता था, उसको थोड़ा बहुत सबको हिस्से में बांट दिया जाता था। सहकारी कृषि का शुरुआत हुआ था कहाँ पे? डेनमार्क में शुरू हुआ था। और सामूहिक कृषि का शुरुआत हुआ था कहाँ पे? सोवियत संघ में हुआ था। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आपका खनन। ठीक है, खनन, खनन भी क्या है? एक प्राथमिक क्रिया ही है, क्योंकि खनन में भी क्या होता है? प्रकृति से ही जुड़ा होता है, प्रकृति को ही हम लोग खोलते हैं, उससे अभ्रक, हीरा, चांदी, सोना, मोती जो है ना, ये सब निकाल देते हैं। तो खनन क्या होता है? खनन दो प्रकार के होते हैं, भूमिगत खनन और धरातलीय खनन। क्या होता है भूमिगत खनन? ठीक है, धरातलीय खनन क्या होता है? तो जो जिसमें 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 बहुत ही कम खर्चीला विधि है, ठीक है, जिसमें अंदर तक खनन नहीं करना पड़ता है, ऊपर से, जैसे अभ्रक, अभ्रक के लिए क्या बहुत ज्यादा ड्रिल करते हैं क्या अंदर तक, जिस तरह कोयला वगैरह निकालते हैं या सोना वगैरह निकालना है, तो उसके लिए अंदर पूरा खदान वगैरह नहीं होता है, ठीक है, बस ऊपर में ही होता है, ज्यादा अंदर तक खनन करने की जरूरत नहीं होता है, बस ऊपर ही मिल जाता है। तो वो होता है आपका धरातलीय खनन, ये बहुत सुरक्षित होता है और कम खर्चीला होता है। दूसरा जो खनन है वो है भूमिगत खनन। इस प्रकार के खनन में क्या होता है? धरातल के बहुत अधिक नीचे आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़े बड़े खदान होते हैं, बहुत ही अंदर घुस घुस के, है ना, बहुत इसमें बहुत रिस्की भी होता है, कोयला जो निकालता है, ठीक है, तो इस तरह से तो बहुत ही गहराई तक खुदाई करने की जरूरत पड़ती है। और इसको कूपकी खनन विधि भी कहते हैं, जिसको हम लोग अंदर जा जाके, है ना, सुरंग बना बना के क्या करते हैं? खोद के निकालते हैं। चैप्टर आपका खत्म हो गया। उसके पहले थोड़ा बहुत एक दो पॉइंट भी है, आप पढ़ लीजिए कि प्रमुख उत्पादन के मामले में कुछ देश क्या है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो चावल है उसके में प्रथम देश कौन है, सबसे नंबर 1 कंट्री, वो चीन है। गेहूं उत्पादन में भी चीन है, चाय उत्पादन में भी चीन है, कॉफी उत्पादन में ब्राजील है, और रबर उत्पादन में कौन है? थाईलैंड है, ठीक है, दूध उत्पादन में कौन है? भारत है। ये सब है कुछ वन नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर खत्म है, आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। आप पूरी जितना भी हम लिखाए हैं जो भी है, आप इसको अच्छे से एक बार नोट्स बनाइए, या तो एक बार इसको फिर से देख लीजिए, ठीक है, जो भी हो किसी तरह भी कंप्लीट कीजिए। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें, पूरा कंप्लीट किए एक चैप्टर में, ठीक है। धन्यवाद, आप इसी तरह देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका हो सकता है ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। बाकी इस वीडियो को जो भी आप सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करके रखें, या जो भी करके रखें, ठीक है, इस तरह से आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी सबका आपको इस पर वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।